बैक टू द चैनल। हमारा टॉपिक था जर्नल एंड लेजर्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर चुके थे हम। आज थोड़े एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आज की क्लास थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जर्नल एंड द स्टेटमेंट्स आर: द जर्नल कंटेन अ डेबिट कॉलम, the particular column record the accounts involved and transactions detail. The LF column is used for ledger cross reference, and last one is the amount column is used only for recording credit amounts, right. Statement 1 है the journal entry contains a date and column. Yes, this statement is correct. जर्नल में डेट कॉलम होता है जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट रिकॉर्ड की जाती है। सेकेंड है पर्टिकुलर कॉलम रिकॉर्ड द अकाउंट इन्वॉल्व एंड ट्रांजैक्शन डिटेल। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पर्टिकुलर कॉलम में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। एंड थर्ड वन इज़ द LF कॉलम इज़ यूज्ड फॉर लेजर क्रॉस रेफरेंस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। LF का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। इसका यूज़ जर्नल एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट से क्रॉस रेफरेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास: द अमाउंट कॉलम इज़ यूज ओनली फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट अमाउंट। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अमाउंट कॉलम सिर्फ क्रेडिट अमाउंट के लिए नहीं होता, जर्नल में डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। Now next question is: consider the following statements regarding the rules of debit and credit, and the statements are: an increase in an asset is generally debited, an increase in a liability is generally credited, an increase in income is generally credited, and an increase in expense is generally credited. Statement 1 correct. एसेट में इंक्रीज होने पर एसेट डेबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड, कैश इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। लायबिलिटी में इंक्रीज होने पर लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल लोन रिसीव्ड, लोन लायबिलिटी इंक्रीज, लोन अकाउंट क्रेडिट। थर्ड वन इज एन इंक्रीज इन इनकम इज जनरली क्रेडिटेड। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकम इंक्रीज होने पर इनकम अकाउंट क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। एंड फोर्थ वन इज़ एन इंक्रीज इन एन एक्सपेंस इज जनरली क्रेडिटेड। ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सपेंस इंक्रीज होने पर एक्सपेंस डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: consider the following statements regarding a transaction involving a debtor, and the statements are: credit sales of goods creates or increase the debtor account, the debtor account is debited for the credit sales, sales account is credited for the credit sale, and credit sales immediately reduces the amount receivable from the debtor. फर्स्ट स्टेटमेंट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स क्रिएट एन इंक्रीज इन डेटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन है इसका: जब गुड्स क्रेडिट पर सेल किए जाते हैं तो कस्टमर से अमाउंट रिसीव होना बाकी होता है, इसलिए कस्टमर डेटर बन जाता है। नाउ सेकेंड वन इज डेटर्स अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द क्रेडिट सेल्स। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। डेटर बिजनेस के लिए एक एसेट यानी रिसीवेबल है। एसेट इंक्रीज होने पर डेटर अकाउंट डेबिट होता है और हमारी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। थर्ड वन इज sales account is credited for credit sales. This statement is also correct. credit sales होने पर sales account credited होता है, right. And fourth one is credit sales immediately reduces the amount receivable from the debtor. ये statement incorrect है, wrong है। क्रेडिट सेल से अमाउंट रिसीवेबल रिड्यूस नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है, बिकॉज कस्टमर से अमाउंट अभी रिसीव करना बाकी है। तो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1, 2 and 3 only. B is the correct option. Next one is: consider the following statements regarding cash transaction, and the statements are: cash received from a customer is recorded by debiting cash account, cash paid to supplier is recorded by creating cash account, cash account cannot have a credit balance under normal circumstances,
and cash purchases of goods involve creating purchase account. Okay. First statement, cash received from a customer is recorded by debiting cash account is correct. कस्टमर से कैश रिसीव होने पर कैश इंक्रीज़ होता है एंड एसेट इंक्रीज़ होने पर कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एंट्री इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है. नेक्स्ट है कैश पेड टू सप्लायर इज़ रिकॉर्डेड बाय क्रेडिटिंग कैश अकाउंट. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सप्लायर को कैश पे करने पर कैश डिक्रीज़ होगा एंड एसेट डिक्रीज़ होने पे हम क्रेडिट करते हैं तो फाइनली कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. थर्ड वन इज़ कैश अकाउंट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता बिकॉज बिजनेस फिजिकल कैश से ज़्यादा पे नहीं कर सकता. राइट. तो फोर्थ वन इज़ कैश परचेजेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व क्रेडिटिंग परचेज अकाउंट. इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कैश परचेजेज ऑफ गुड्स में परचेजेज अकाउंट डेबिट होते हैं और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है. राइट. तो फाइनल आंसर है ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ consider the following statements regarding purchase of goods on credit and the statements are purchases account is debited, suppliers account is credited, transaction increases the business liability to the supplier and cash account must be credited. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. गुड्स परचेज होने पर परचेज अकाउंट डेबिट होता है. सेकेंड इज़ ऑल्सो करेक्ट. क्रेडिट परचेज में सप्लायर को पेमेंट बाद में करनी होती है इसलिए सप्लायर क्रेडिटर बन जाता है इसलिए सप्लायर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है और हमारी एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. क्रेडिट परचेज से सप्लायर को पेबल अमाउंट इंक्रीज़ होता है देयरफॉर बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. फोर्थ वन कैश अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड इज़ रॉन्ग. क्रेडिट परचेज में कैश का कोई इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होता. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्स ऑन क्रेडिट एंड द स्टेटमेंट्स आर कस्टमर्स अकाउंट इज डेबिटेड, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, ट्रांजेक्शन क्रिएट्स एन इंक्रीज इन एन एसेट in the form of receivable and cash account is debited immediately. Statement 1 correct. क्रेडिट सेल में कस्टमर से अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होना होता है, कस्टमर डेटर बन जाता है और डेटर अकाउंट डेबिटेड होता है. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सेल्स बिजनेस की इनकम होती है और इनकम इंक्रीज होने पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और हमारी एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. Third statement is also correct. The transaction creates or increase an asset in the form of receivable. क्रेडिट सेल से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होता है और रिसीवेबल बिजनेस का एसेट है. राइट. नेक्स्ट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड इमीडिएटली. इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्रेडिट सेल के टाइम कैश रिसीव नहीं होता इसलिए कैश अकाउंट इमीडिएटली डेबिट नहीं होता. तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding expenses paid in cash and the statements are the relevant expense account is generally debited, cash account is credited, transaction generally reduces the cash balance and expense account is credited because expenses are liabilities. The first statement correct है. एक्सपेंसेस बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है. एग्जांपल सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. कैश पेमेंट से कैश डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होने पर कैश अकाउंट क्रेडिट होता है और हमारी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. कैश पेमेंट करने पर बिजनेस का कैश बैलेंस रिड्यूस होता है. ठीक है. And fourth one is incorrect. The expense account is credited because expenses are liability. Expenses को credit नहीं किया जाता, expenses are debited because they reduce profit. Final answer is option B, statement 1, 2 and 3 only. Next question is consider the following statements regarding income received in cash and the statements are cash account is generally debited, the relevant income account is generally credited, the transaction increases cash, income received in cash is always recorded by debiting the income account. First statement is correct.
इनकम कैश में रिसीव होने पर कैश इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होने से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, इनकम इंक्रीज होने पर रेलिवेंट इनकम क्रेडिटेड हो जाती है और हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज कैश, येस दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, कैश रिसीव होने से बिजनेस का कैश बैलेंस इंक्रीज होता है। And fourth one, the income received in cash is always recorded by debiting the income account, is wrong, incorrect, income account को जनरली क्रेडिट किया जाता है, डेबिट नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding personal accounts, and the statements are: the personal account of the creditor is credited when the goods are purchased from him on credit. The personal account of the debtor is debited when the goods are sold to him on credit. The payment made to creditor generally debit the creditor's account, and the receipt from the debtor generally debit the debtor account. First statement is correct. Personal account of the creditor is credited when the goods are purchased from him on credit. क्रेडिट परचेज में सप्लायर्स बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है एंड पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिटेड किया जाता है और हमारी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर इज डेबिटेड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू हिम, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट सेल में कस्टमर डेटर बन जाता है एंड डेटर से अमाउंट रिसीवेबल होता है, सो डेटर अकाउंट डेबिटेड होता है एंड एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। थर्ड वन इज़ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स जनरली डेबिट द क्रेडिटर्स अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने पर क्रेडिटर की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, देयरफॉर क्रेडिटर अकाउंट इज डेबिटेड। फोर्थ वन इज रिसिप्ट फ्रॉम अ डेटर जनरली डेबिट द डेटर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डेटर से पेमेंट रिसीव होने पर डेटर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिक्रीज होती है, देयरफॉर डेटर अकाउंट इज क्रेडिटेड नॉट डेबिटेड। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट जनरली रिलेट टू एसेट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, रियल अकाउंट जनरली एसेट से रिलेटेड होते हैं, इनमें टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है बिकॉज कैश बिजनेस की एसेट है। एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, मशीनरी अकाउंट भी रियल अकाउंट है बिकॉज मशीनरी बिजनेस की एसेट है। फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट्स आर: नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड एक्सपेंस एंड लॉसेज, नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड इनकम एंड गेन्स, सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉसेस इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम और गेन्स भी इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज सैलरी इज़ एन एक्सपेंस। एंड फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट, मशीनरी अकाउंट एक रियल अकाउंट है बिकॉज मशीनरी बिजनेस की एसेट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन एंड स्टेटमेंट्स आर: कमीशन पेड इज जनरली एन एक्सपेंस, commission received is generally an income, commission paid is normally debited and commission received is normally debited. फर्स्ट स्टेटमेंट कमीशन पेड इज़ जनरली एन एक्सपेंस इज़ करेक्ट, अगर बिजनेस कमीशन पे करता है तो बिज़नेस के लिए ये एक्सपेंस है। सेकंड, कमीशन रिसीव्ड इज़ जनरली इनकम, येस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, अगर बिज़नेस कमीशन रिसीव करता है तो ये बिज़नेस की इनकम है। थर्ड, कमीशन पेड इज़ नॉर्मली डेबिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कमीशन पेड एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है।
फोर्थ वन, कमीशन रिसीव्ड इज़ नॉर्मली डेबिटेड, ये स्टेटमेंट गलत है। कमीशन रिसीव्ड एक इनकम है, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement regarding interest, and statements are: interest paid by the business is generally an expense, interest received by the business is generally an income, interest paid is normally debited, and interest received is normally debited. Now first statement, interest paid by business is generally an expense, is correct. business ने interest pay किया तो ये business का expense है। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज जनरली एन इनकम, येस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये बिजनेस की इनकम है। एंड थर्ड, इंटरेस्ट पेड इज़ नॉर्मली डेबिटेड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, देयरफॉर इंटरेस्ट पेड अकाउंट इज़ डेबिट होगा। फोर्थ वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ नॉर्मली डेबिटेड, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड होगा, राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, एंड द स्टेटमेंट्स आर: गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट इज जनरली डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट इज जनरली क्रेडिटेड फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एंड सच विड्रॉल्स इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल। फर्स्ट स्टेटमेंट, गुड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ आर ट्रीटेड एज ड्राइंग, ये हम लगातार जब से हमने अकाउंट्स के वीडियो स्टार्ट किए तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोप्राइटर अगर बिजनेस के गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, विड्रॉ करता है, तो इसे हम ड्राइंग मानते हैं। सेकेंड, ड्राइंग इज़ जनरली डेबिटेड, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ड्राइंग्स ओनर के कैपिटल को रिड्यूस करती है और ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड होता है। थर्ड, परचेज अकाउंट इज जनरली क्रेडिटेड फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ये भी सही है स्टेटमेंट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ को परचेजेस से रिड्यूस किया जाएगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज सच विड्रॉल इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ड्राइंग से ओनर का कैपिटल इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्री सैम्पल्स। Goods distributed as free sample are not treated as ordinary sales. The value of goods given as a sample may be treated as an expense for promotional purpose. The treatment involves reducing the stock of goods, and free sample necessarily increases the sales account. First statement, goods distributed as a free sample are not treated as ordinary sales, ये statement correct है। free samples customer को promotion purpose के लिए दिए जाते हैं, ये ordinary sales नहीं होते, बिकॉज बिजनेस को सेल्स प्रोसीड रिसीव नहीं हुई। सेकेंड स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन बाय द सैम्पल्स में बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फ्री सैम्पल्स का वैल्यू जनरली एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द स्टॉक, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फ्री सैम्पल्स देने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से बिजनेस में स्टॉक जो अवेलेबल है वो नहीं रहेगा, देयरफॉर स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ फ्री सैम्पल नेसेसरली इंक्रीजेज द सेल्स, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्री सैम्पल से सेल्स अकाउंट इंक्रीज नहीं होता बिकॉज देयर इज़ नो ऑर्डिनरी सेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स यूज्ड बाय द बिजनेस। Goods used as a office stationery may require an adjustment from the purchase. Such goods are no longer available as a stock for resale. The approximate expense account may be debited, and the treatment necessarily increases the purchase account. First statement, goods used as a office stationery may require adjustment from purchase, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। अगर बिजनेस को परचेज गुड्स को ऑफिस स्टेशनरी के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है तो उन गुड्स की रीसेल के लिए अवेलेबल स्टॉक नहीं माना जाता, इसलिए परचेजेस में अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट की जाती है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, सच गुड्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल एज स्टॉक फॉर रीसेल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब गुड्स बिजनेस में यूज़ हो जाते हैं तो वो रीसेल के लिए स्टॉक का पार्ट नहीं होते। थर्ड वन इज़ द अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट में बी डेबिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
अगर गुड्स ऑफिस यूज़ के लिए कंज्यूम हुए हैं तो अप्रोप्रिएट एक्सपेंस डेबिट किया जा सकता है। एंड फोर्थ वन, द ट्रीटमेंट नेसेसरली इंक्रीजेज द परचेज अकाउंट, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ऐसे यूज़ से परचेज अकाउंट नेसेसरली इंक्रीज़ नहीं होता, इनफैक्ट एडजस्टमेंट के थ्रू परचेजेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ एन इनकरेक्ट लेजर पोस्टिंग एंड द स्टेटमेंट्स आर अ रॉन्ग पोस्टिंग कैन बी करेक्टेड थ्रू एन appropriate rectification entry. The correction should ensure that the affected accounts show the correct balances. A posting error can be ignored if the total debit and credit remain equal, and rectification may require adjustment of the account wrongly debited or credited. First statement, a wrong posting can be corrected through an appropriate rectification entry. Yes, ये statement सही है। लेजर में wrong posting हो जाए तो उसे rectification entry के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। Second, the correction should ensure that the affected account show the correct balance. Yes, ये statement भी बिल्कुल correct है। Rectification का main purpose है कि affected account का correct balance restore हो जाए, right? Next है, a posting error can be ignored if the total debit and credit remain equal. Yes, ये statement भी बिल्कुल correct। एक मिनट, 1 second. A posting error can be ignored if the total debit and credit remain unequal. Sorry, ये statement wrong है, इनकरेक्ट है। सिर्फ इसलिए एरर को इग्नोर नहीं किया जा सकता बिकॉज डेबिट और क्रेडिट टोटल्स इक्वल नहीं है। कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, फिर भी बुक्स में एरर प्रेजेंट होते हैं, राइट? इसे आप ध्यान से देखना। फोर्थ वन इज रेक्टिफिकेशन में रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो जाए तो रेक्टिफिकेशन में रॉन्गली अफेक्टेड अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंसिंग एन अकाउंट एंड द स्टेटमेंट्स आर इफ द डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस. If the credit exceeds the debit side, the account has the credit balance. The balance is determined by comparing total debit and credit, and balancing an amount means closing the entire business. First statement सही है। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो डिफरेंस डेबिट कहलाएगा। सेकेंड भी सही है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट से तो डिफरेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। थर्ड भी सही है, अगर अकाउंट बैलेंस डिटरमिन करने के लिए दोनों साइड का टोटल कंपेयर किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट। बैलेंसिंग एन अकाउंट का बिजनेस क्लोज करने से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट के बैलेंसेस डिफरेंस को डिटरमिन करने की अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। Next question is consider the following statement regarding ledger and trial balance, and the statements are trial balance is prepared using ledger balance. Ledger provides the balances of individual accounts. Trial balance is generally prepared before transactions are recorded in ledger, and agreement of trial balance totals provides evidence of arithmetical accuracy to some extent but does not guarantee absence of all errors. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टोटल ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और उनसे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस डिटरमिन होता है। थर्ड स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ट्रांजैक्शंस पहले जर्नल या अप्रोप्रिएट बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, फिर लेजर में पोस्ट की जाती हैं। ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंस के बाद प्रिपेयर होता है, देयरफॉर ट्रायल बैलेंस लेजर से पहले प्रिपेयर नहीं होता। फोर्थ वन, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस टोटल्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी टू सम एक्सटेंट बट डज नॉट गारंटी एब्सेंस ऑफ ऑल एरर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट टोटल एग्री करने से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का एविडेंस सम एक्सटेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक्स में किसी तरह की कोई और एरर नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरर्स नॉट नेसेसरली डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मे नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस agreement. An error where a transaction is recorded in the wrong account of the same class may not necessarily affect a trial balance agreement.
Every accounting error causes disagreement in trial balance, and trial balance agreement does not prove that the books are completely free from errors. First statement, an error of complete omission may not affect trial balance agreement. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. कंप्लीट ओमिशन में ट्रांजैक्शन को कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता. जब डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेकेंड, एन एरर वेयर अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास में नॉट नेसेसरली अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. अगर ट्रांजेक्शन को रॉन्ग अकाउंट में सेम क्लास में रिकॉर्ड कर दिया गया तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल रह सकते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस एग्री कर सकता है. ठीक है, इसका एग्जांपल देती हूँ. सैलरी को रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, अमाउंट डायरेक्टली डेबिट हुआ बट अकाउंट रॉन्ग है, ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री करेगा. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी अकाउंटिंग एरर कॉजेज डिसएग्रीमेंट इन ट्रायल बैलेंस. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है. एवरी अकाउंटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री नहीं करता. कुछ एरर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होते. एंड नेक्स्ट वन, ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट डज नॉट प्रूव दैट द बुक्स आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एरर्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अगर ट्रायल बैलेंस एग्री होने बुक्स की कंप्लीट एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली. राइट. तो आई होप आपकी आज की वीडियो से आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे. राइट. थैंक यू सो मच.